लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गैप के बारे में जाना था कि गैप क्या होता है और कितने टाइप के होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लॉक क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और हमें इस पे ट्रेड कैसे करना होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सीधा फर्स्ट ब्लॉक पे आते हैं, जो कि है ऑर्डर ब्लॉक। तो देखो ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, सबसे पहले हम वो समझते हैं। और एक बात, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सभी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा और सबसे कॉमन हमें ऑर्डर ब्लॉक ही देखने को मिलता है। लेट्स सपोज आपने 10 ट्रेड लिया तो 10 में से आपको 7 या फिर 8 में ऑर्डर ब्लॉक ही देखने को मिलेगा। इसलिए ऑर्डर ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो चलिए सीधा हम ऑर्डर ब्लॉक को समझते हैं। देखो जब भी प्राइस अप ट्रेंड में, मार्क माई वर्ड, अप ट्रेंड में एक रिटेस्ट लेगा तो जो हमारा लास्ट कैंडल होता है वो नॉर्मली ऑर्डर ब्लॉक होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे कि जो हमारा लास्ट कैंडल है उसके ऊपर एफवीजी होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये हमारा फर्स्ट कैंडल है, ये वाला सेकंड कैंडल और ये वाला हमारा थर्ड कैंडल। और आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो कि फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में एफवीजी है। सो अगर वहाँ पे एफवीजी है तो जो हमारा स्विंग का लास्ट कैंडल होता है वो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होता है। चलो इसे मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। जैसे कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में एक रीटेस्ट करता है और जो रीटेस्ट का लास्ट वाला कैंडल होता है वो हमारा नॉर्मली ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होता है। अब यहाँ पे ये जो लास्ट कैंडल है उसका कलर मैटर नहीं करता, वो चाहे तो यहाँ पे रेड कैंडल भी हो सकता है, यहाँ पे इसका कलर मैटर नहीं करता। बस आपको ये ध्यान में रखना है जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है उसके ऊपर एफवीजी होना चाहिए। अब लेट्स सपोज आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये हमारा एक रिटेस्ट है, जस्ट अ सेकेंड, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये हमारा एक रिटेस्ट हुआ अप ट्रेंड में। और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे कोई भी एफवीजी नहीं है। एज यू कैन क्लियरली सी डेट यहाँ पे कोई भी एफवीजी नहीं है। तो यहाँ पे क्या आपको इस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कंसिडर करना है? तो इसका आंसर है नहीं। यहाँ पे क्या करना है आप वो समझो। जब यहाँ पे फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में एफवीजी नहीं होगा तो आप इसे ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कंसिडर नहीं कर सकते। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट वाले कैंडल, जैसे कि ये हमारा लास्ट कैंडल था तो उसके बाद वाले कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कंसिडर करना है। लेकिन यहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया होगा, आपको अब यहाँ पे एफवीजी फाइंड करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे क्लियरली एफवीजी मिल रहा है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट कैंडल, ये है सेकेंड कैंडल और ये है थर्ड कैंडल। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये एफवीजी है, तो ये जो हमारा कैंडल होगा वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होगा। अब मान लेते हैं अगर ये एफवीजी यहाँ पे भी अगर ना हुआ तो हमें क्या करना है। तो ये रहा हमारा थर्ड केस। अगर आप यहाँ पे पहले कैंडल को देखोगे तो यहाँ पे कोई भी एफवीजी नहीं है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर इस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक पकड़े तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो ये हमारा फर्स्ट कैंडल, ये सेकेंड और ये थर्ड। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे भी एफवीजी नहीं है। तो उस टाइम हम क्या करेंगे, उसके बाद वाले कैंडल में जाएंगे। अगर वहाँ पे भी नहीं होगा तो फिर इस कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक पकड़ेंगे। अगर यहाँ पे भी नहीं होगा तो उसके बाद वाले कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक पकड़ेंगे। लेकिन हम ऑर्डर ब्लॉक उसी कैंडल को कंसिडर करेंगे जब उसके ऊपर एफवीजी होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये एफवीजी है, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। आशा करता हूँ कि आप ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं वो आप समझ गए होंगे। अब ऑर्डर ब्लॉक काम कैसे करता है, प्राइस ऊपर जाता है, एफवीजी या फिर ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है और फिर ऊपर निकल जाता है। अब यहाँ पे आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि प्राइस इस एफवीजी को टैप करके ऊपर जाएगा या फिर ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ऊपर जाएगा, हमें कैसे समझ में आएगा और हमें ट्रेड कैसे करना है। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि हमें कैसे पता चलता है कि प्राइस किसे टैप करके ऊपर जाएगा। पहले हम सभी टाइप के ब्लॉक को समझ लेते हैं। पता है यहाँ पे 99% ट्रेडर क्या गलती करते हैं, उन्हें ना वैलिड और इनवैलिड स्विंग के बीच के डिफरेंस के बारे में पता ही नहीं। इससे होता क्या है, वो एक इनवैलिड स्विंग को वैलिड स्विंग पकड़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये एक इनवैलिड स्विंग है लेकिन आपको लगता है कि ये एक वैलिड स्विंग है और आपने यहाँ पे इस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कंसिडर कर लिया। और मान लेते हैं ये यहाँ पे हमारा एफवीजी था, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक कैंडल था। आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे प्राइस को इसका यहाँ पे आने का इंतज़ार करोगे। लेकिन जैसा कि ये इनवैलिड स्विंग था तो प्राइस नीचे तो आएगा लेकिन वो थोड़ा ऊपर जाके आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा।
इसलिए वैलिड और इनवैलिड स्विंग के बीच के डिफरेंस को पता होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए अब हम वैलिड और इनवैलिड स्विंग के बीच के डिफरेंसेस को समझ लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मार्केट अप ट्रेंड में है और यहाँ पे प्राइस ने एक पुल बैक लिया, यानी कि रेड कैंडल बनाया। अब देखो, हम कभी भी किसी भी पुल बैक को वैलिड पुल बैक तभी कंसिडर करते हैं जब जो हमारा रिजेक्शन कैंडल होता है उस कैंडल का लो स्वीप या फिर ब्रेक हो जाए। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, उसके नेक्स्ट वाले कैंडल ने इसके लो को स्वीप कर लिया। अगर यहाँ पे और एक कैंडल नीचे बनता तब भी चलता, बस हमारा जो ये फास्ट कैंडल का लो होता है वो स्वीप होना चाहिए। और अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें तो आप देख पा रहे हो मार्केट नीचे जा रहा था, ये हमारा एक ग्रीन कैंडल बना और उसके बाद वाले कैंडल ने इसके हाई को स्वीप कर लिया। अप ट्रेंड में हाई को स्वीप करना चाहिए और डाउन ट्रेंड में लो को स्वीप करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये हमारा एक वैलिड पुल बैक है, ये भी वैलिड पुल बैक है। देखो, मैंने आपको बहुत सिंपल वे में समझाया है। जो भी हमारा स्विंग होगा उस स्विंग के लो को स्वीप होना चाहिए, तभी हम उसे वैलिड पुल बैक कंसिडर करते हैं। और अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो कि हमारा हाई था उसे प्राइस ने स्वीप कर लिया है, तो ये भी हमारा वैलिड पुल बैक है। अब मान लेते हैं ये हमारा वैलिड पुल बैक है, ये एक और एक ग्रीन कैंडल है, तो ये हमारा FVG हो गया और इसे हम वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन मान लो अगर ये कैंडल का स्वीप नहीं हुआ होता तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। हाँ, ये FVG होगा, लेकिन ये कैंडल हम इसे ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जैसा कि मैंने आपको बोला था, जब प्राइस अप ट्रेंड में एक रिटेस्ट करेगा और रिटेस्ट का जो हमारा लास्ट कैंडल होगा वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होगा, लेकिन इसने तो यहाँ पे रिटेस्ट किया ही नहीं, ये वैलिड रिटेस्ट पुल बैक है ही नहीं, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ से होगा। होप करता हूँ आपको वैलिड और इनवैलिड पुल बैक फाइंड करना आ गया होगा। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के मदद से इसे और अच्छे से समझते हैं। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास दो चार्ट का एग्जाम्पल है। यहाँ पे एक वैलिड पुल बैक है और एक इनवैलिड पुल बैक है। अब आपको देखकर बताना है कौन सा वैलिड पुल बैक है और कौन सा इनवैलिड पुल बैक है। अगर आपने इसे इनवैलिड पुल बैक कंसिडर किया है और इसे वैलिड, तो आपका आंसर सही है, क्योंकि यहाँ पे इस प्राइस ने इसके लो को स्वीप किया है और यहाँ पे कोई भी स्वीप नहीं हुआ है, इसलिए ये इनवैलिड पुल बैक है। अब देखो, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पे स्वीप होना जरूरी नहीं है और यहाँ पे एक कैंडल ही होना जरूरी नहीं है। अब मान लेते हैं यहाँ पे और एक रेड कैंडल है, मान लो ये भी रेड कैंडल है और फिर प्राइस यहाँ से ऊपर गया, मान लो ये कुछ ऐसा कैंडल है, तब पर भी ये वैलिड पुल बैक होगा। बस वैलिड पुल बैक का क्राइटेरिया यही है, जो हमारा रिवर्सल कैंडल होगा उसके लो को स्वीप करना चाहिए और अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो उसके हाई को स्वीप करना चाहिए। बस इतनी ही चीज को आपको नोट करना है। ये वाला हमारा लास्ट कैंडल है, तो ये होगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक और इस एरिया को हम FVG कंसिडर करेंगे। प्राइस आएगा, टैप करेगा और फिर ऊपर निकलेगा। तो चलिए इसे हम चार्ट के एग्जांपल में भी एक दो देख लेते हैं। हाँ, इससे पहले मैं आपको और एक बात बता देता हूँ। मान लो मार्केट अप ट्रेंड में है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो यहाँ पे हम ऑर्डर ब्लॉक FVG फाइंड करते हैं, राइट। जैसा कि ये पुल बैक हुआ इसके नीचे, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक FVG है। प्राइस क्या करेगा, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आएगा और फिर ऊपर जाएगा। इसका मतलब जब प्राइस अप ट्रेंड में होता है तो हम इस लोअर पॉइंट पे FVG ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करते हैं, लेकिन जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो प्राइस कुछ इस एरिया पे ऑर्डर ब्लॉक FVG फाइंड करता है। क्यों? क्योंकि मार्केट का ये तो नॉर्मल ट्रेंड था, ये वाला हमारा पुल बैक था, तो जो पुल बैक का लास्ट कैंडल होता है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक FVG कैंडल होता है। इसका मतलब डाउन ट्रेंड में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक FVG होगा, अप ट्रेंड में लोअर साइड एंड डाउन ट्रेंड में अपर साइड। ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि बिगनर्स लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया। तो चलिए अब हम चार्ट पे चलते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो मार्केट यहाँ तक तो अप ट्रेंड में था, लेकिन यहाँ पे प्राइस ने चौक कर दिया। अब जैसा कि आपको पता है, चौक होने के बाद हमारा ट्रेंड चेंज हो जाता है, यानी कि यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में आ चुका है। अब अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो यहाँ पे हम सेलिंग सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे और सेलिंग सेटअप आइडेंटिफाई करने के लिए पुल बैक पे हम, जैसे कि लेट्स सपोज ये हमारा डाउन ट्रेंड है, जस्ट ए सेकेंड, ये हमारा डाउन ट्रेंड है,
ये पुल बैक हुआ, तो पुल बैक पे यहाँ पे हमें ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी फाइंड करना है। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा जूम करके देखते हो तो ये रहा हमारा एफवीजी और ये रहा हमारा ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। प्राइस ने क्या किया, नीचे आया, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और फिर नीचे गया। अगर हम यहाँ पे एंट्री बनाते, जस्ट अ सेकंड, ये हमारा एंट्री होता, स्टॉप लॉस होता ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा ऊपर और टारगेट था ये जो हमारा लो था वो वाला। आप देख सकते हैं 250 पॉइंट हमें मिल चुका है और ये कल का चार्ट है। चलिए हम थोड़ा और ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी फाइंड कर लेते हैं। ये रहा हमारा पुल बैक, ये रहा हमारा पुल बैक और हमें यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी फाइंड करना है। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये रहा एफवीजी और इस कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कंसीडर करेंगे क्योंकि ऊपर एफवीजी है और ये हमारा डाउन कैंडल है। अब हम एफवीजी को थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं क्योंकि उसका काम नहीं है। आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो, प्राइस पहले ऊपर गया, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और फिर सीधा ऊपर। अगर हम यहाँ पे भी एंट्री बनाते, जस्ट अ सेकेंड, तो ये हमारा एंट्री होता, स्टॉप लॉस होता ऑर्डर ब्लॉक के पास या थोड़ा बफर देके और टारगेट जो है हमारा ये वाला। आप देख सकते हैं 330 पॉइंट हमें इजीली मिल चुका है। कोई भी ये रॉकेट साइंस नहीं है। अब चाहूँ तो मैं आपको यहाँ पे लाखों एग्जांपल दिखा सकता हूँ, पर मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता और बाकी बहुत कुछ हमें सीखना बचा हुआ है। तो चलिए अब हम सीधा मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में जानते हैं कि मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है और वो चार्ट पे दिखता कैसा है। तो चलिए अब हम मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में जानते हैं कि मिटिगेशन ब्लॉक होता क्या है। देखो, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है और रिटेस्ट आने से पहला जो ग्रीन कैंडल होता है उस कैंडल को हम मिटिगेशन ब्लॉक कैंडल कंसीडर करते हैं। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया होगा, जस्ट अ सेकंड मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है तो ये जो पुल बैक आ रहा है, पुल बैक आने से पहले जो इस कॉर्नर पे यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बनेगा, यहाँ पे कलर मैटर करता है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अप ट्रेंड में पुल बैक आने से पहला जो ग्रीन कैंडल होगा इस कॉर्नर पे, यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल होगा उस कैंडल को हम मिटिगेशन ब्लॉक कैंडल कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगा, इस मिटिगेशन ब्लॉक कैंडल को ब्रेक करेगा, फिर प्राइस नीचे आएगा और जो ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक कैंडल था उसे टैप करेगा और ऊपर जाएगा। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल होगा, उसी कैंडल को हम मिटिगेशन ब्लॉक कैंडल कंसीडर करते हैं। ये जो कैंडल है वही हमारा मिटिगेशन ब्लॉक कैंडल होगा। इसे मार्क करने के लिए सिंपल से हम इस कैंडल को पूरा मार्क कर लेंगे और प्राइस इसी एरिया से टैप करके ऊपर जाएगा। अगर हम आगे की बात करें तो जो यहाँ पे ग्रीन कैंडल होगा उसे हम मिटिगेशन ब्लॉक कैंडल कंसीडर करेंगे। प्राइस आएगा, ऊपर जाएगा, इसे टैप करेगा और फिर ऊपर निकलेगा। अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें तो थोड़ा ध्यान से समझना, जब भी प्राइस नीचे जाएगा और जो पुल बैक लेगा, पुल बैक का जो लास्ट रेड कैंडल होगा वही हमारा मिटिगेशन ब्लॉक कैंडल होगा। प्राइस नीचे जाएगा, इस ब्लॉक मिटिगेशन ब्लॉक कैंडल को ब्रेक करेगा, पहले ये जो ब्रेक हुआ वो ब्रेक करेगा, फिर इस कैंडल को टैप करेगा और फिर नीचे जाएगा। मान लीजिए ये हमारा रेड कैंडल था, लास्ट रेड कैंडल। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये जो हमारा रेड कैंडल है तो यही हमारा मिटिगेशन ब्लॉक कैंडल होगा। इसे हम सिंपल से मार्क कर लेंगे। प्राइस पहले इसे ब्रेक करेगा, फिर इसे टैप करेगा और नीचे जाएगा। सेम यहाँ पे भी एक मिटिगेशन ब्लॉक कैंडल होगा। ये रहा हमारा मिटिगेशन ब्लॉक कैंडल। आप इसे भी मार्क कैसे कर सकते हो, प्राइस आएगा, इसे टैप करेगा और फिर नीचे गिरेगा, तो इसे ही हम मिटिगेशन ब्लॉक कैंडल कहते हैं। तो चलो इसे भी हम चार्ट पे देख लेते हैं, जिससे जो आपको थोड़ा बहुत बचा हुआ डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक को फाइंड करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अगर आप स्कैल्पिंग करते तो यहाँ पे बहुत प्यारा सा आपको टारगेट मिलता। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर मैपिंग कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कुछ समझे? देखो, ये रहा हमारा स्विंग का लास्ट ग्रीन कैंडल। मैंने ब्लू करके रखा है, आपके वाले में ग्रीन होगा और ये जो ब्लैक है वो रेड होगा। होप करता हूँ इससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। अब आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो,
प्राइस ने पहले तो इसे ब्रेक किया, फिर यहाँ पे आप देखो इसको टैप किया और फिर ऊपर निकल गया। अगर आप यहाँ पे स्कैल्पिंग ट्रेड बनाते तो ये हम स्टॉप लॉस को तो चलो छोटा कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम फ्रैक्टर नेचर की मदद से, और यहाँ पे आपको इजीली 100 पॉइंट मिल चुका है। अगर आप यहाँ पे स्कैल्पिंग ट्रेड पकड़ते आपको बहुत प्यारा प्रॉफिट होता। चलिए हम कुछ और एग्जांपल को भी देख लेते हैं। जैसा कि आप जस्ट अ सेकंड, हाँ आप यहाँ पे देख पा रहे हो प्राइस प्रॉपर अप ट्रेंड में है। यहाँ पे एक पुल बैक लिया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे रिटेस्ट किया और फिर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए ऊपर निकल गया। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये रहा हमारा लास्ट ग्रीन कैंडल, जो कि हमारा मिटिगेशन कैंडल भी है। अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते तो ये आप अपना स्टॉप लॉस रख पाते, और क्लियरली आप देख पा रहे हो 220 पॉइंट हमें इजीली मिल चुका है। तो चलिए अब हम एक दो सेलिंग का भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे ही क्लियरली देख पा रहे हो यहाँ पे प्राइस ने अपना चौक कर दिया, जिससे हमें डाउन ट्रेंड के बारे में पता चल गया। अगर आप यहाँ पे देखते हो, जस्ट अ सेकेंड इसे मैं पहले हटा देता हूँ, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो ये रहा हमारा मिटिगेशन ब्लॉक कैंडल, और यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक कैंडल को प्राइस ने ब्रेक नहीं किया है। हालांकि शेडो ऊपर है लेकिन बॉडी थोड़ा भी ऊपर नहीं क्लोज हुआ है। तो ये हमारा एंट्री होता, स्टॉप लॉस रखते हम यहाँ पे, और टारगेट जो था वो हमारा इसका लो का ब्रेकडाउन होता। आप क्लियरली देख पा रहे हो हमें हमारा टारगेट मिल चुका है। चलिए और एक दो एग्जांपल को हम और देख लेते हैं। यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो ये हमारा स्विंग था, ये रहा रेड कैंडल। प्राइस ने यहाँ तक आया लेकिन इसके ऊपर क्लोज नहीं किया था। अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते, ये था आपका एंट्री, स्टॉप लॉस होता है इसके ऊपर, और टारगेट आप क्लियरली अपना हिसाब के रख पाते, इसका ब्रेकडाउन या फिर जो हमारा एक्सट्रीम पीओआई था वो वाला। आप क्लियरली देख पा रहे हो कि मिटिगेशन ब्लॉक कैसे काम करता है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम ब्रेकर ब्लॉक के बारे में जान लेते हैं कि ब्रेकर ब्लॉक होता क्या है और वो दिखता कैसा है। तो चलिए सीधा हम ब्रेकर ब्लॉक को समझते हैं। पता है बहुत लोगों को मिटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक में काफी कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा इसे ध्यान से समझिएगा ताकि आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो ब्रेकर ब्लॉक क्या है। जब भी प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद एक स्विंग बनाता है और वो अपने लोअर वाले स्विंग का भी लिक्विडिटी लेता है और ऊपर वाले स्विंग का भी लिक्विडिटी लेता है, तब हम उसे ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये एक स्विंग था, प्राइस ऊपर गया, नीचे आके इस नीचे वाले लिक्विडिटी को लिया, फिर ऊपर गया, फिर इस लिक्विडिटी को लिया, और जो हमारा ब्लॉक था फिर प्राइस उससे टैप किया और उसके बाद ऊपर गया। अगर डाउन ट्रेंड की बात करें तो ये देखो ये रहा हमारा स्विंग, प्राइस पहले नीचे गया, उसके बाद इस लिक्विडिटी को लेने आया, ऊपर गया, इसके लिक्विडिटी को लिया, फिर नीचे आया, यहाँ के लिक्विडिटी को लिया, फिर प्राइस इसे टैप किया और फिर नीचे गया। चलिए मैं आपको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो ये एक स्विंग बना, अब प्राइस ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब प्राइस ऊपर जाता है तो रिटेलर्स बाइंग करते हैं, राइट, और उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, इसके नीचे। तो प्राइस क्या करेगा, नीचे आएगा, जो उनका स्टॉप लॉस पड़ा हुआ था उसे लेगा। अब प्राइस जो यहाँ से यहाँ नीचे आया तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिटेलर्स बाकी लोग सेलिंग करेंगे, और उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, किसी का यहाँ पे होगा, किसी का यहाँ पे, और हार्डली जो सबसे सेफ प्ले करते हैं उनका स्टॉप लॉस इस स्विंग के ऊपर होगा। तो अब प्राइस क्या करेगा, सीधा ऊपर जाएगा, और जो इनका स्टॉप लॉस था वो सब ले लेगा। और जो यहाँ पे अप ट्रेंड में यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल था, जैसा कि हमने जाना था मिटिगेशन ब्लॉक में जो यहाँ पे लास्ट कैंडल ग्रीन होता है वही हमारा मिटिगेशन ब्लॉक होता है। सेम यहाँ पे भी रिजेक्शन ब्लॉक में जो लास्ट कैंडल होगा वही हमारा रिजेक्शन ब्लॉक भी कैंडल होगा। प्राइस उसे टैप करेगा और फिर ऊपर जाएगा, यानी कि ये जो हमारा यहाँ पे ग्रीन कैंडल था प्राइस उसे टैप करेगा और ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या वो समझो। देखो मिटिगेशन ब्लॉक में सीधा प्राइस नीचे जाता है, जो मिटिगेशन कैंडल होता है उसे ब्रेक करता है, फिर प्राइस उसे टैप करके ऊपर निकल जाता है। लेकिन रिजेक्शन ब्लॉक में प्राइस पहले नीचे आता है, वो इसे ब्रेक करता है, इस स्विंग को ब्रेक करके इसके नीचे के लिक्विडिटी को लेता है, फिर प्राइस ऊपर जाता है और उसके बाद ऊपर वाले का भी लिक्विडिटी लेता है और फिर प्राइस इसे टैप करके ऊपर जाता है।
लेकिन मिटिगेशन ब्लॉक में ऐसा नहीं होता। प्राइस सीधा थोड़ा नीचे आता है, इस लो को ब्रेक नहीं करता, वो थोड़ा पुल बैक लेता है, ऊपर जाता है, इसे टैप करता है और सीधा ऊपर निकल जाता है। होप करता हूँ आपको रिजेक्शन ब्लॉक में और मिटिगेशन ब्लॉक में कंफ्यूजन नहीं आ रहा होगा। एक बार डाउन ट्रेंड का भी देख लो। प्राइस पहले एक स्विंग बनाता है, नीचे जाता है, फिर इस स्विंग को लेने आता है, इसके ऊपर के लिक्विडिटी लेने के बाद फिर इस स्विंग को ब्रेक करता है और जो मिटिगेशन कैंडल था उसे टैप करता है और फिर नीचे आ जाता है। ये रहेगा हमारा मिटिगेशन कैंडल। लेकिन जैसा कि प्राइस ने नीचे की लिक्विडिटी और ऊपर के लिक्विडिटी दोनों लिक्विडिटी को लिया है तो इसे हम रिजेक्शन कैंडल कहेंगे। अब मान लो प्राइस ने क्या किया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे टैप किया और फिर नीचे गया, तो ये जो बनेगा ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक होगा। क्यों मिटिगेशन ब्लॉक होगा? क्योंकि इसने इसके लिक्विडिटी को नहीं लिया है। अब अगर प्राइस इसके लिक्विडिटी को ले लेता तो कुछ ये हमारा रिजेक्शन ब्लॉक कैंडल होता, कुछ यहाँ पे। होप करता हूँ आप रिजेक्शन ब्लॉक को समझ गए होंगे। चलिए जो बचा हुआ डाउट रहेगा वो आप चार्ट पे समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक रिजेक्शन ब्लॉक बना हुआ है। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपने अभी जस्ट रिजेक्शन ब्लॉक के बारे में जाना है और आपको चार्ट पे फाइंड करने में काफी प्रॉब्लम भी होगा। पता है एक्सपीरियंस के साथ आप इतना इम्प्रूव हो जाओगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। बस आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहना है। चलिए हम यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक को समझ लेते हैं। प्राइस नीचे आया, यहाँ पे एक स्विंग बनाया, ऊपर गया, इसने इस कैंडल ने इस स्विंग को स्वीप किया, फिर ऊपर गया और जो ये कैंडल था इसे टैप किया और ऊपर निकल गया। जो ये पार्ट है ये हमारा रिजेक्शन ब्लॉक है। चलिए अब हम कैंडल के मदद से देख लेते हैं। ये रहा हमारा लास्ट ग्रीन कैंडल, हम उसे मार्क कर लेंगे। प्राइस ने यहाँ पे टैप किया, ये हमारा एंट्री होता, ये छोटा सा स्टॉप लॉस और टारगेट जो हमारा ये स्विंग का ब्रेकआउट था वो वाला 170 पॉइंट आप क्लियरली देख पा रहे हो हमें मिल गया है। एक्सपीरियंस के साथ साथ आप ये सब चार्ट पे बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे और फाइंड कर पाओगे। चलिए हम और एक दो एग्जांपल को भी देख लेते हैं। आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो यहाँ पे भी एक रिजेक्शन ब्लॉक बना है। जैसा कि प्राइस नीचे आया, स्विंग बनाया, ऊपर गया, यहाँ पे इस स्विंग को ब्रेक किया यानी कि नीचे के लिक्विडिटी को स्वीप किया, फिर ऊपर गया, इसके लिक्विडिटी को भी स्वीप किया, फिर जो ये पीआई था उसे टैप किया और फिर सीधा ऊपर। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये ग्रीन कैंडल रहा हमारा रिजेक्शन ब्लॉक कैंडल। एग्जैक्ट प्राइस ने इसे टैप किया, इसे ब्रेक नहीं किया, हम सीधा यहाँ पे एंट्री बनाते, ये होता हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट आप इसके ऊपर या फिर इसके ऊपर आप अपने हिसाब से एडजस्ट करते, जो आपका मर्जी था। आप देख पा रहे हैं प्राइस ने दोनों ही टारगेट को इजीली टर्न कर दिया। अब पता है यहाँ पे मैक्सिमम ट्रेडर क्या गलती करते हैं, वो जैसे ही यूट्यूब पे कुछ स्ट्रेटेजी या फिर कुछ टॉपिक को सीखते हैं या फिर जानते हैं तो वो कल से ही उसे रियल चार्ट में अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। जिससे होता क्या है, बिगनर लक्स के कारण एक दो बार तो प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन फिर जब उनका स्टॉप लॉस हिट होना शुरू होता है तो वो इरिटेट होकर उसे छोड़ देते हैं, फिर किसी नए स्ट्रेटेजी को खोजना शुरू कर देते हैं। अब पता है नए स्ट्रेटेजी को खोजना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो करते क्या है, वो यहाँ पे एक लूप में फंस जाते हैं। वो फिर किसी एक नए स्ट्रेटेजी को देखते हैं, उसे एक दो दिन अप्लाई करते हैं, फिर लॉस होता है, फिर नए स्ट्रेटेजी को खोजना शुरू कर देते हैं, फिर से वही, और बस इसी लूप में वो फंस जाते हैं। एक दिन बड़ा लॉस करते हैं और फिर इरिटेट होकर ट्रेडिंग को एज ए गैम्बलिंग बोल कर गिव अप कर देते हैं। देखो मैं इस चीज को आपको और एक बड़े अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स सपोज हमें क्रिकेट का हर रूल पता है, विराट कोहली को भी हर रूल पता है, तो क्या हम उनके जैसे खेल पाते हैं? ऑफ कोर्स नहीं। सेम ट्रेडिंग में भी ऐसा होता है, भले ही आपको हर रूल पता है लेकिन आपको उस चीज पे एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे लिए इस स्ट्रेटेजी का एक्यूरेसी 80% है तो जरूरी नहीं कि आपका भी एक्यूरेसी 80% होगा। मैंने इस स्ट्रेटेजी पे टाइम दिया है, बहुत सारा प्रैक्टिस किया है, फॉरवर्ड टेस्ट किया है, तब जाके मेरा एक्यूरेसी 80% आया है।
अब अगर आप ये सोचते हो कि आपने ये वीडियो देखा और कल से ही आपका एक्यूरेसी 80% हो जाएगा, तो ये सोच रखना एकदम गलत है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप किसी भी स्ट्रेटेजी को यूट्यूब पे देखते हो, भले मेरे देखो या फिर किसी को देखो, आपको सबसे पहले उस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करना है। फिर आपको उस स्ट्रेटेजी को लाइव मार्केट में फॉरवर्ड टेस्ट करना है। फॉरवर्ड टेस्ट यानी कि डेमो ट्रेड करना है। आपको देखना है कि वो स्ट्रेटेजी आपके लिए काम करता है या फिर नहीं। अगर आपका फॉरवर्ड टेस्ट का PNL अच्छा रहा, फिर आप रियल मनी से स्टार्ट कर सकते हो। आप इसे ऐसे समझो, लेट सपोज आप क्रिकेट खेलते हो और आप अगर नेट में ही 6 नहीं मार पा रहे तो रियल मैच में कैसे मारोगे? सेम ट्रेडिंग में भी है। अगर आप डेमो ट्रेडिंग से ही पैसा नहीं बना पा रहे तो आप रियल मार्केट से कहाँ से पैसा बनाओगे? हालांकि रियल मार्केट में इमोशन भी ऐड हो जाता है, इसलिए पहले आप डेमो ट्रेड करो, देखो वो स्ट्रेटेजी आप पे सूट करता है या फिर नहीं। अगर आप डेमो में अच्छा प्रॉफिट बना रहे हो या फिर कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर रहे हो, तब जाकर आप रियल मनी पे शिफ्ट हो सकते हो। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे कि रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है और रिक्लेम ब्लॉक क्या होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।